हेलो मित्र, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट देखा था। आज दूसरा पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का है। ठीक है मित्र, तो आइए आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है। हाँ मित्र, इस वीडियो के देखने से पहले पहला वाला वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। क्योंकि पहले वीडियो में अवधारणात्मक रूप से कुछ तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जिसकी चर्चा यहाँ पर उसकी नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप वो वीडियो देख ले रहे हैं तो ये सारे वीडियो आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज जो मेरी टॉपिक होगी वो ये होगी सिंधु घाटी सभ्यता के वो सारे प्रमुख स्थल जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जिससे कि मुझे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पता चलता है, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा ये चर्चा होगी आज कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कारण क्या था। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उससे संबंधित पाए जाने वाले साक्ष्य। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पाया गया। देखिए मित्र, हड़प्पा से क्या पाया गया है? लेख युक्त बर्तन पाया गया है। दूसरा, लाल पत्थर मानव मूर्ति पाया गया है। तीसरा, तांबे की मोहरें प्राप्त की गई है। तांबे की मोहरें हड़प्पा से भी मिली हुई है और लोथल से भी मिला हुआ है। ध्यान में रखिएगा, तांबे की मोहरें हड़प्पा और लोथल दोनों जगह से मिला हुआ है। धोती पहने हुए मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। श्रमिकों का आवास कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से मिला हुआ है। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली हुई है? हड़प्पा से मिली हुई है। ठीक, तो ये हड़प्पा के प्रमुख स्थल हो गए। हालांकि हड़प्पा से अन्नागार और स्नानागार के भी साक्ष्य मिलते हैं और मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार और स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि मोहनजोदड़ो के कमरों में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन हड़प्पा में कुएं के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा के घरों में। आइए देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से 2 सींगी वाले बैल के चित्रित मुद्रा मिला हुआ है, यानी कि 2 सींग वाले जो बैल की आकृति मिली हुई है वो कहाँ मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो में कहाँ इसको दर्शाया गया है? मोहरों पर इसको दर्शाया गया है। ठीक, इसके बाद सींगदार पुरुष के मुखटे मिले हुए हैं। सींगदार यानी कि जो पुरुष होते थे वो एक मुखौटा लेते थे जिस पर सींग निकली हुई थी और वो सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आज हमारे गांव में या पहले आप देखते थे कि जो चौधरी हुआ करते थे वह अपने सर पर क्या लेकर पहना करते थे? पगड़ी पहना करते थे और वो पगड़ी उनके सम्मान के क्या हुआ करती थी? प्रतीक हुआ करती थी। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में वो सिंह के मुखौटे पहना करती थी। अगला साक्ष्य क्या है कि मोहनजोदड़ो से पीतल एवं कांस की मूर्ति पाई जाती है। पीतल एवं कांस की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। घोड़े के अस्थिपंजर, ध्यान में रखिएगा, घोड़े के अस्थिपंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखते हैं सूती के कपड़े के अवशेष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब अगर यहाँ सूती कपड़े प्राप्त हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कपास की खेती होती होगी। ठीक है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पानी की जहाज, जी हाँ, ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था और सिंधु नदी क्या थी? एक विशाल नदी हुआ करती थी और उस नदी में जहाज का प्रयोग किया जाता था। इस बात की भी जानकारी कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, सीप का पैमाना, ये भी पूछा गया है कि सीप का पैमाना किस स्थल से मिलता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीप के पैमाना की जानकारी भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक मित्र, आइए तीसरा स्थल जो इंपॉर्टेंट है वो लोथल है। कौन से? लोथल है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोथल कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो लोथल से क्या क्या जानकारी मिली है? देखिए मित्र, लोथल से यहाँ पता चलता है कि सिर शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को चिकित्सा संबंधी एक अच्छी जानकारी मिलती थी और विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान अधिक दिया जाता था। वो भी कैसे? तकनीकी रूप से ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कब्रिस्तान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कब्रिस्तान के सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जितने भी स्थल आते हैं, 2 स्थलों में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं। एक लोथल से मिलता है और दूसरा रोपड़ से मिलता है। इसके अलावा पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह की पुष्टि होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से बंदरगाह की पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होती है। ध्यान में रखिएगा, बंदरगाह की पुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होती है। इसके अलावा चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं और दूसरा कहाँ से मिलता है?
रंगपुर से मिलता है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्र, रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात में ही स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना, मनके मतलब एक बर्तन होता था, तो इसके बनाने के कारखाने कहाँ स्थित है? तो मनके बनाने का कारखाना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि मनके के कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिलता था। तो मनके का कारखाना ध्यान में रखिएगा 2 जगह से मिलता है, एक लोथल से मिलता है, एक चन्हुदड़ो से मिलता है। एक लोथल, एक चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो कहाँ है? सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से लगभग 185 किमी के दूरी पर चन्हुदड़ो स्थित है, पहले मैंने बताया हूँ। इसके बाद आते हैं फारस की मोहरे। फारस की मोहरे लोथल से प्राप्त होते थे। आखिर में लोथल से फारस की मोहरे क्यों प्राप्त हुए, बाकी जगह से क्यों नहीं? क्योंकि लोथल जो था एक बंदरगाह था, बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो सुमेरियन सभ्यता से जो व्यापार होता था, तो फारस की भी मोहरे लोथल में मिली हुई थी, यानी कि ये सुमेरियन की मोहरे थी। ठीक है मित्र, तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो सिंध घाट लोथल से जो अगला मिलता है वह युग्म समाधियाँ मिलती है। तो लोथल से युग्म समाधियाँ पूछा जाता है मित्र कि युग्म समाधियाँ कहाँ मिल जाती है। इसी युग्म समाधि को देखकर ये पता लगाया जाता था कि यहाँ पर सती प्रथा की होने की संभावना है, बट एक सही ठोस सबूत नहीं मिलता है कि आखिर में यहाँ पर सती प्रथा थी कि नहीं थी। लेकिन हाँ, ये था कि युगल समाधियाँ देखने के बाद ऐसा लगाया जाता था कि पुरुष के साथ स्त्री को भी दफनाया जाता था। जहाँ तक इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, एक संजोग मात्र हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा था। ठीक है, तो ये एक मतभेद की स्थिति है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि युगल समाधियाँ लोथल से भी मिलती है और कालीबंगा से भी मिलती है। इसके अलावा हम आते हैं हाथी का दांत का पैमाना। ध्यान में रखिएगा, हाथी का दांत का पैमाना भी साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम कालीबंगा। सिंध घाटी सभ्यता का जो एक महत्वपूर्ण स्थल अगला है वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ से मिलता है मित्र? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा से क्या क्या मिलते हैं मित्र? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से भूकंप आने के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं, कि यानी कि सिंध घाटी सभ्यता के दौरान भूकंप भी आता था, लेकिन ये भूकंप के साक्ष्य मिले कहाँ हैं? कालीबंगा से मिले हुए हैं। दूसरा, कालीबंगा से क्या मिला है? अलंकृत ईंटें का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ पे अलंकृत ईंटें की जाते थे, यानी कि ईंटों की नक्काशी भी की जाती थी और उसका चित्रांकन भी अच्छे तरीके से किया जाता था। इस बात की जानकारी कालीबंगा से मिलती है। अगला ये है कि ऊँट के अस्थि, उस ऊँट के अस्थि भी कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ऊँट के अस्थि कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा तांबे की वृषभ मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये भी कालीबंगा से। क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चन्हुदड़ो आते हैं। सिंध घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल क्या है? चन्हुदड़ो है। और चन्हुदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, चन्हुदड़ो से क्या मिलते हैं? पीतल का बत्तख यहाँ पे मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। दुर्ग विहीन सिंधु नगर। चन्हुदड़ो, जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में कहा था कि चन्हुदड़ो सिंध घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जिसकी कॉलोनियाँ दुर्ग विहीन होती थी, यानी कॉलोनियाँ होती थी लेकिन वो दुर्ग में यानी कि घेरे में नहीं रखती थी। ठीक है। इसके अलावा मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र। हाँ मित्र, आप जानते हैं मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र, मुद्रा जहाँ बनता है एक तरीके से वो अपने आप में टकसाल होता है। तो टकसाल की भी जानकारी यहाँ पे मिलती है कहाँ पर? चन्हुदड़ो से मिलती है। कहाँ से मिलती है? चन्हुदड़ो से मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है वक्राकार ईंटें। चन्हुदड़ो से वक्राकार ईंटें के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन बाकी जगह जो ईंटें मिलती हैं वो आयताकार, यानी सिंध घाटी सभ्यता में ज़्यादातर जो ईंटें हैं वो आयताकार ईंटें का उपयोग किया जाता था। लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे वक्राकार ईंटें का उपयोग किया गया था। ठीक है मित्र, तो ये आप देख लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट स्थल है सूतका गंडोर। सूतका गंडोर संबंधी जो स्थल प्राप्त हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा कि यहाँ पर सूतका गंडोर में तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है और मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ। ठीक है, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ भी मिली हुई हैं और तांबे की कुल्हाड़ी, ये कहाँ से मिला हुआ है? सूतका गंडोर। सूतका गंडोर कहाँ पर मित्र? सूतका गंडोर मैंने आपको बताया था कि सिंध घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित
ये एक स्थल है जो एक तरीके से पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। और हस्त कुठार कहाँ मिलता था, हस्त कुठार किस काल में मिलता था, तो आपको मैंने बताया था कि हस्त कुठार की जानकारी पूरा पाषाण काल में मिलती है पलवरम से। और ये पलवरम कहाँ है, चेन्नई में। आप पूरा पाषाण काल में जाइएगा, हाथे संबंधी जैसी कुल्हाड़ी का प्रयोग पत्थरों से बनी हुई वो कहाँ मिलता है, वो चेन्नई में मिलता है। लेकिन तांबे जैसी कुल्हाड़ी का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, वो भी कहाँ से, किस स्थल से, सुतका गैंडोर से मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है एक सूरकोटदा। सूरकोटदा है जहाँ से 4 कलश सावधान मिले हैं। 4 कलश सावधान का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु होने के उपरांत उसका अंत्येष्टि जब संस्कार किया जाता है तो उससे बची हुई राख को एक तरीके से हम कलश में भर देते थे। लेकिन इस समय कलश का नदियों में प्रवाह बहुत कम किया जाता था, या तो इसका साक्ष्य विशेष नहीं मिलता था। ज़्यादातर जो अंत्येष्टि संस्कार के उपरांत जो राख मिलती थी उसको कलश में रख कर उसको मिट्टी के तले दबा दिया जाता था। इस तरीके में यहाँ पे इस तरीके के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्र, तो मुझे लगता है ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक आप और ध्यान रखिएगा, जैसे पूछा गया झुंकर झांकर संस्कृति, तो ये झुंकर और झांकर एक प्रकार की नदी होती थी जो जहाँ ये चंदोड़ था वहीं से पास थी झुंकर झांकर नदी थी, बहुत छोटी नदी हुई थी, उसी के किनारे चंदोड़ बसा हुआ था। ठीक है मित्र, तो मुझे लगता है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जो विशेष स्थल हैं उसके संदर्भ में जान गए हैं, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। और पिछला वाला भी वीडियो मैंने पढ़ाया, वहाँ भी मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब अगला हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी से जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इसके संदर्भ में भी देख लेते हैं। ये प्रश्न वन लाइनियन में भी आ सकते हैं और सम्मिलित करने के लिए भी आ सकता है कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मित्र, विद्वान लिखा गया है और यहाँ पे पतन के कारण लिखे गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी विद्वान लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है, पतन के कारण लिखे गए। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया मार्टिन व्हीलर। माल्टियर व्हीलर, माल्टियर व्हीलर क्या कहते हैं, माल्टियर व्हीलर कहते हैं मित्र कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ है वो आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ है। आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। यानी कि आर्य जब यहाँ पर आए, आर्य कौन, आर्य वही जो आप वैदिक समाज में पढ़ोगे आगे चलकर, उन्हीं को आर्य कहा जाता था। और यहाँ के सिंधु को लोग को क्या कहा गया, अनार्य कहा गया। ठीक है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं। तो यानी कि ये एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता पर होने वाला एक पहला विदेशी आक्रमण भी इसको कह सकते हैं कि आर्यों के द्वारा विदेशी आक्रमण हुआ जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। क्लियर। दूसरा चीज़ है यहाँ पर मर्गांडन चाइल्ड, ये चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड क्या कहते हैं, चाइल्ड ये कहते हैं कि आंतरिक विघटन से पहले तत्पश्चात आर्य का आक्रमण हुआ था। इनका कहने का मतलब ये था कि एक तरीके से एक ही बात है कि आर्यों का आक्रमण को इन्होंने भी बताया था, बस इन्होंने ये बताया था कि जैसे इस सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक विघटन का मतलब कि इनमें आपस में जब यूनिटी नहीं थी उसके वजह से क्या हुआ था, उसके वजह से आर्य यहाँ पर आए और इन पर अपना अधिकार जमा लिए। जैसे कि अंग्रेज यहाँ पे आए थे और भारतीयों में एक तरीके से आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं थी, जैसे अंग्रेज फ़ायदा उठाएं वैसे आर्यों ने सिंधुओं का फ़ायदा उठाया था। इसके बाद अगला आ जाता है राइक्स एवं एम.आर. साहनी। तो राइक्स एम.आर. साहनी का क्या कहना है मित्र, ये भी देख लेते हैं। इनका कहना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था उसके पीछे कारण था विवर्तनिकी उत्पाद। विवर्तनिकी उत्पाद का मतलब ये होता है कि प्लेट विवर्तनिकी का आपने नाम सुना था। प्लेट विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से भारत का प्रायद्वीपीय भाग अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ और टूट कर अलग होते हुए आज ये अंगारा लैंड का भाग हो गया और ये कभी पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इसके पीछे कारण क्या था, प्लेट का खिसकना। तो इनका कहने का मतलब ये था कि प्लेटें खिसक गई थी और प्लेटें के खिसकने के कारण इसमें एक तरीके से हलचल उत्पन्न हुई थी और इस हलचल के उत्पन्न होने के कारण
ये इनकी जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये ओरल स्टाइन एवं अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष के द्वारा क्या कहा गया था? अमलानंद घोष ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। जलवायु परिवर्तन का मतलब ये हो गया, जिस तरीके से आप देखते हो कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्या हो रही है, ओजोन परत की जैसी समस्या हो रही है, तो विभिन्न प्रकार के पशु एवं पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। उसी तरीके से कुछ इस तरीके से जलवायु परिवर्तन यहाँ पे हुई, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण ये लोग क्या हो गए थे, यहाँ पे एक तरीके से सूखे की स्थिति आ गई थी, जिसके वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो ये भी एक कारण बताया जाता है। जॉन मार्शल के अनुसार ये कहा गया था कि प्रशासनिक शिथिलता का इनका पतन हुआ। जॉन मार्शल का मतलब प्रशासनिक शिथिलता का मतलब यही था कि एक तरीके से इन जो सिंधु घाटी सभ्यता एक तरीके से राजनीतिक रूप से जो बहुत ज़्यादा मजबूत थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, जिससे कि इनका क्या हो गया, पतन हो गया। ये समय के हिसाब से अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाए, या तो आंतरिक विद्रोह हो सकता है जिसकी वजह से आपस में लड़के मर गए हों, या कोई विदेशी शक्ति आकर इनके ऊपर अटैक कर दी हुई। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक शिथिलता का मतलब ही होता है कि एक तरीके से राजनीति की स्थिति का अच्छी तरीके से न होना, और ऐसे स्थिति में अराजकता, आंतरिक रूप से अराजकता भी आ सकती है और बाहरी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं KUR कैनेडी। इन्होंने कहा था महामारी। जी हाँ, KUR कैनेडी ने बताया कि यहाँ एक बहुत महामारी आई थी और वही महामारी ने सबको अपने चपेट में ले लिया था, जिसके वजह से जितने भी विकासात्मक और कलात्मक संबंधित गुण पैदा करने वाले लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता आगे चल के डेवलपमेंट नहीं कर पाई। आप समझ सकते हैं इस समय कोरोना वायरस का कहर तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो उस समय भी इसी तरीके का महामारी तो बहुत भयानक ही होती है, क्योंकि ये एक लोग को नहीं ख़त्म करती बल्कि इनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए भी जानलेवा हमला साबित होता है। तो ये बहुत महामारी इसी को कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आपके सामने प्रैक्टिकल चल रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ है। DP अग्रवाल या मैक, इन्होंने कहा है कि वातावरण में परिवर्तन वही बात होगी, जलवायु में परिवर्तन होगा तो वातावरण में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। तो ये सारे आप विद्वान याद कर लीजिएगा कि इनके वजह से ये एक परिवर्तन है बाढ़। DP अग्रवाल ने वातावरण को बताया था, लेकिन मैक ने बाढ़ को बताया था। जी मित्र, मैक ने क्या कहा था? मैक ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। किसने कहा था? मैक ने कहा था। DP अग्रवाल ने वातावरण को बताया था। मैक ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक तरीके से कैसे हुआ था, बाढ़ के कारण हुआ था, और यही मुख्य कारण माना जाता है, यानी कि एक प्रासंगिक माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था, न कि यहाँ पे आर्यों के आने के वजह से हुआ था। हालांकि बोगाज को यह अभिलेख से पता चलता है कि आर्य तो 1400 BC में आए थे। 1400 BC में ये पता चलता है कि आर्य आए थे, तो आर्य ने कैसे अटैक करके यहाँ पर इनको ध्वस्त कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आई होगी। ठीक है मित्र, जैसा मेरा अंदाजा है बाढ़ आई होगी, और बाढ़ आने से ये लोग काफ़ी ज़्यादा दरिद्रता की स्थिति में हो गए होंगे, और जिससे उसी समय आर्य आए तो ये यहाँ पे दरिद्रता पाई गई और वो अपने आप के क्या घोषित कर दिए, श्रेष्ठ घोषित कर दिए। यही हो सकता है। तो ज़्यादातर मैक के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे कारण क्या है, बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पाए जाने वाले स्थल एवं उसके संबंधित जो भी साक्ष्य ये भी आपने देख लिया, और इसके पतन के भी बारे में देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नकारात्मक चीज़ें क्या थी। नकारात्मक चीज़ें के मतलब यहाँ पे कौन ऐसी चीज़ें थी जो वैदिक सभ्यता में पाई गई और यहाँ पर नहीं पाई गई। तो एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता में बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ पे यज्ञ नहीं किया जाता था, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ सुरक्षा के लिए तलवार और ढालों का एवं कवचों का प्रयोग नहीं होता था। तीसरी चीज़, यहाँ पे लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे दाल फसल के संदर्भ में किसी भी तरह की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। किसके संदर्भ में? दाल फसल संबंधी, फसल के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विनिमय के रूप में मोहरे का उपयोग ये लोग नहीं करते थे,
इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। इसके बाद व्यापार के रूप में बताया जाता है कि ये धातु का भी उपयोग नहीं करते थे। इसके अलावा ये भी है कि ये विष्णु देवता की उपासना भी नहीं करते थे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला चीज़ ये कि घोड़े के अस्थिपंजर तो जरूर पाए गए हैं, लेकिन ये घोड़े को पालतू पशु के रूप में यूज नहीं करते थे। इसके अलावा गाय का चित्र कहीं भी किसी भी मोहरे पर नहीं मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा पशु व पक्षी का तो चित्रांकन था, लेकिन यहाँ पर मोहरे पर पशु के चित्र और चित्रांकन नहीं किया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा मित्र। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विषय थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है मित्र, तो मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितना सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पढ़ाया हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को आप संग्रह भी कर लेंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो तथ्य आए हुए हैं वो इन्हीं सारे टॉपिकों से आए हुए हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने वीडियो का अब समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।